हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरे चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, हम लोग क्रिया शरीर के लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो लास्ट चैप्टर हमने देखा था शुक्र धातु। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर ओज। तो देखिए, ये इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो देखते हैं सबसे पहले ओज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, ये अभी हम आगे देखेंगे। ये श्लोक, ये देखो, सबसे पहले देखो, धातुओं का परम तेज ओज है। ठीक है, इसे ही बल भी कहते हैं। मतलब कि जो धातु होती है, मैंने आपको बताया था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। तो इसमें शुक्र के बाद ही ओज की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी धातुओं का परम तेज है। मतलब कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनने के बाद, उसके बाद ही ओज की उत्पत्ति होती है। तो यही बात है। देखिए, जो धातु होती हैं, तो मैंने आपको बताई है सातों धातु। तो उसका जो फल स्वरूप है, मतलब कि जैसे शुक्र बना, रस से रक्त, रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। तो शुक्र के बाद ही ओज की उत्पत्ति होती है। अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। जो शुक्र, इसकी निष्पत्ति, मतलब ये शब्द बना कैसे, ओज शब्द। तो ओज धातु में असुन प्रत्यय लगने से ओज शब्द की बना है। ठीक है। अब देखो ओज की उत्पत्ति, तो आचार्य चरक ने बताया, प्रथम जायते ओज शरीर शरीर इच्छिम ऋषमम। देखो, ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब मैंने लगा रखा है टिक। तो ये केवल आप एक बार रीड कर लेना, ये श्लोक वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मैंने श्लोक आपको यहाँ पर देखो लिखा है। ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्र अंतानाम परम स्मृतम हृदय शतमपि व्यापी देह स्थितिम निबंधनम। ठीक है, ये श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, तो इसे आप याद कर लेना। इजी श्लोक है। और देखो, मनुष्य के शरीर में जो प्रथम है, सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। अब देखो, ओज बना तो ओज घृत के समान वर्णमाला होता है। मतलब जैसा घी होता है ना, घृत मतलब घी, तो जैसा घी होगा तो उसी के समान ओज होता है। तो और ये मधु के समान रस वाला होता है। जैसे शहद होगा तो शहद के समान रस वाला, तथा लज्जा के समान गंध वाला और होता है। ठीक है, ये लज्जा के समान गंध वाला होता है। अब देखो, शरीर का, यहाँ पर देखो, यहाँ शरीर का तात्पर्य गर्भ से है। अर्थात गर्भ में ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। मतलब सबसे पहले ओज की ही उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आगे धातु, रसादि धातुओं की उत्पत्ति होती है। अब जो शरीर में जो ओज है ना, सबसे पहले शरीर में ओज की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद ही अन्य धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। अब इसके बाद देखो, रस आदि धातुएं सार भाग को ओज कहा गया। मतलब जो धातु है, तो उसका सार भाग, मतलब कि जो अंतिम फल स्वरूप जो चीज़ बनती है, उसे ही ओज कहा गया है। अब देखो, आयुर्वेद शास्त्र ने जो सिद्ध अनुसार बल भी कहा है। मतलब ओज को बल कहा गया है। जैसे मनुष्य का जो बल होता है, जो मनुष्य में जान होती है, तो वो ओज ही बोला गया है। शरीर में स्थित प्राकृत बल को ही ओज कहा गया है। अब देखो, इसके पर्याय बल, तेज, धातु सार, धातु तेज, प्राण, ये ओज के पर्याय हो गए। अब इसके बाद देखो, एक ये वाला श्लोक है। ये वही श्लोक है जो मैंने आपको वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था सबसे। ये बस इसके आगे से भी है, अष्टांग हृदय चैप्टर 11 में, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्र अंतनाम परम स्मृतम। ठीक है, हृदय सतमपि देह धिराणम, ये वाला श्लोक, इसके आगे वाला याद कर लेना। ये देखो, ये वाला, हृदय सतमपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम ओज का स्वरूप, मतलब ओज दिखने में कैसा होता है। अभी तो हमने देखा ओज क्या है, तो अब हम देखते हैं ओज कैसा दिखता है। तो ये सौम्य होता है, स्निग्ध होता है। मतलब सौम्य मतलब जल महाभूत की प्रधानता होती है। स्निग्ध होता है, चिकना होता है, शुक्ल मतलब जो सफ़ेद, एक तरीके से सफ़ेद वर्ण का, शीत वीर्य, स्थिर, एक जगह स्थिर रहने वाला, सर निर्मल, मृदु मतलब कोमल होता है। ठीक है, ये ओज बताया गया है।
अब इसके बाद देखो आचार्य चरक ने ओज को 10 गुणों का उल्लेख किया है। मतलब आचार्य चरक ने ओज के 10 गुण बताए हैं। कौन कौन से? देखो ये वाला गुरु, गुरु शीत मृदु स्निग्ध, ये एक श्लोक था ना कफ चैप्टर जो मैंने बताया था आपको, तो उसी के ही श्लोक की तरह मैंने नंबरिंग की हुई है यहाँ पर। तो ये ऐसा ट्रिक है एक तरीके से, जैसे श्लोक याद कर लेना। गुरु शीत मृदु, ठीक है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछला, ये तो श्लोक हो गया जो कफ का, कफ के गुणों का। और उसके बाद आप एक ये याद कर लेना सुलक्षण, और इसके बाद सुलक्षण प्रसन्न और बहल, ये याद कर लेना। तो ये ओज के 10 गुण बताए गए हैं। अब देखो ये वाला श्लोक है, ये केवल श्लोक आप एक बार देख लेना, वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखो ओज के भेद। तो ओज के 2 भेद बताए गए हैं, मतलब 2 तरीके के ओज होते हैं हमारे शरीर में, पर ओज अपर ओज। पर ओज मतलब कि ये इनका नाश होने से शरीर का नाश हो जाता है। मतलब अगर शरीर में इनका नाश हो गया, ये शरीर में अगर नहीं बचा, तो मनुष्य का शरीर भी ख़त्म हो जाता है। और ये कहाँ रहता है? ये हृदय में, मतलब कि हार्ट में रहता है, ठीक है। और अपर ओज पूरे सर्व शरीर में, मतलब कि पूरे शरीर में रहता है। इसका प्रमाण आधा अंजलि होता है। अब अंजलि मैंने चैप्टर बता रखा है आपको रचना शरीर में, तो अंजलि प्रमाण वहाँ से देख लेना मेरे लेक्चर्स में। तो प्रमाण क्या होता है? जैसे कि हम हाथ को ऐसे करते हैं ना, कि जैसे हमारा हाथ है, तो इसके अंदर जितना हम एक हाथ में ऐसे पानी ले के जाते हैं, तो एक हाथ में जितना लेके जाता है तो वो आधा अंजलि है। और दोनों हाथ को मिलाकर अगर जैसे यहाँ से और ये यहाँ से दोनों हाथ हमने मिलाकर बीच में जो पानी भर के जाते हैं जैसे कोई भी चीज़, तो वो एक अंजलि होता है। तो इसका प्रमाण कितना है? सिर्फ आधा अंजलि प्रमाण है इसका, ओज का। प्रमाण चैप्टर आप पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो मैंने अपने चैनल पे रचना शरीर, क्रिया शरीर और अष्टांग हृदय और संस्कृत के सभी के लेक्चर्स डाल रखे हैं, और पदार्थ विज्ञान के भी। तो प्लेलिस्ट का लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पर ओज का स्थान मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद देखो पर ओज के ये 2 भेद हैं, ये वही है जो भी मैंने आपको बताया। तो जो पर ओज है, मतलब जो हार्ट में रहता है, तो उसका प्रमाण है 8 बूंद, 8 बूंद होता है। और जो हमारे पूरे शरीर में अपर ओज रहता है, उसका प्रमाण कितना बताया? आधा अंजलि, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है अर्ध अंजलि। अब इसके आगे देखो ओज के कर्म, मतलब ओज कार्य क्या करता है, ओज हमें क्यों ज़रूरत है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करेगा, वो बताया गया है। देखो ओज के रूप में विद्यमान बल से जो मांस धातु स्थिर होकर पुष्ट होती है। मतलब ओज के रूप में जो विद्यमान बल से मांस धातु, मतलब जो एक तरीके से देखो ओज क्या मानो हमारा शरीर का बल, तो उसे ही ओज कहा गया है। तो सब प्रकार के कार्य करने में सामर्थ्य किसकी वजह से होता है? ओज की वजह से ही होता है, ठीक है। ये सब बताया गया कि हाथ पैर कान नाक अभ्यंतर आदि इंद्रिय अपने अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से कार्य करें, ये ओज की वजह से ही होता है। ओज की विकृति के कारण, मतलब ओज में कोई दिक्कत आने के क्या कारण होते हैं? तो धातु के क्षय, मतलब धातु की कमी हो जाएगी। देखो अगर रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये शुक्र धातु, ये सारी जितनी भी धातु है ये यही कम होंगी, इनकी कमी हो जाएगी, तो आगे ओज भी सही से नहीं बन पाएगा और ओज की कमी हो जाएगी, ठीक है। चिंता भ्रम ये सब ओज की कमी होती है, मतलब इसके कारण ओज शरीर में कम हो जाता है, ठीक है। ये सब ओज की कमी के कारण बताए गए हैं कि ओज किन किन कारणों से शरीर में ओज कम हो जाता है। अब देखो ओज शरीर का प्राण है, मतलब जो शरीर में प्राण है ना, शरीर की जान, वो ओज ही है। अब देखो ओज गर्भ के जो प्रारंभ से शुक्र शोणित का सार रूप से विद्यमान रहता है। मतलब जब मनुष्य का जन्म होता है, तो जन्म से ही ये शरीर में रहता है ओज। अब देखो दोनों के संयोग के परिणाम फल में रहता है, ठीक है। मतलब गर्भ में हृदय से बनने वाले जो स्वरूप है वो हृदय में प्रवेश करके आयु को धारण करते हैं, और ओज शरीर का नाश होने पर शरीर का नष्ट हो जाएगा। देखो इसका मतलब यही है कि ओज जो है मनुष्य के शरीर में स्टार्टिंग से ही रहता है, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गया शरीर से,
तो मनुष्य का शरीर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखो आचार्य चक्रपाणि ने उपधातु के अंदर ओज की गणना की गई है। ठीक है, अब शरीर का धारण करते हैं परंतु शरीर का पोषण करते हैं। ठीक, इन्होंने मतलब बताया कि शरीर का धारण पोषण करता है वो ओज है। ठीक है, ये देखो यही बताया है, ओज शरीर का धारण तो करता है परंतु इसका पोषण कर्म नहीं करता, पोषण कर्म का अभाव रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ओज विकृति रोकने के उपाय, मतलब ओज की विकृति ना हो तो उसके उपाय, मन को दुखी करने वाले कारणों को दूर कर देना चाहिए, हृदय को प्रसन्न रखें, उसके उपाय करें, और घृत मधु शहद मतलब कि इन गुणों का द्रव्यों का सेवन करें। ठीक है, इससे ओज की विकृति नहीं होती। अब ओज क्षय के कारण मतलब ओज की कमी क्यों होती है, तो एक कारण है ग्लानि, दुखी होना, मूर्छा होना, दुर्बलता आना, तो ये ओज क्षय के कारण होते हैं। ठीक है, इससे ओज का नाश होता है। अब देखो ये चोट लगने के कारण भी ओज क्षय हो जाता है, क्रोधी रहना मतलब गुस्सा करना, शोक, श्रम करना, ज़्यादा मेहनत करना, उससे भी ओज की कमी हो जाती है। अब ओज क्षय के लक्षण कि हमें पता कैसे चलेगा कि शरीर में ओज की कमी है, तो ये 3 अवस्थाएं मानिए इसकी, व्यापद, विस्तृत और क्षय। ठीक है, व्यापद, विस्तृत और क्षय। अब देखो ओज क्षय के विस्तृत लक्षण, तो यहाँ पर देखो क्या है, संधियों में मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उनका डिसलोकेशन, मतलब उनका अपनी जगह से खिसकना, जो जॉइंट है उनमें दर्द रहना, उनका अपनी जगह से खिसकना, शरीर के अंगों में पीड़ा रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, और वात दोष के अपने स्थान से हट चले मतलब कि अपने स्थान से चले जाना, और शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक क्रियाओं का सम्यक रूप से ना होना। ये मतलब कि सम्यक रूप से मतलब कि जितनी जैसे बोला गया है हमारी क्रिया, चलना फिरना ये सब चीज़ें बोलना, तो ये सारी क्रिया अच्छे से ना हो पाना, तो ये सब ओज की अगर कमी हो जाए शरीर में तो ये सारे कार्य होते हैं। अब देखो ओज के व्यापद लक्षण, तो व्यापद लक्षण देखते हैं। सबसे पहले देखो शरीर का भारी होना, गलानी, तांद, देखो ये आप परेशान मत होना अगर आपको नहीं भी याद हो रहे कि व्यापद लक्षण क्या है, विस्तृत लक्षण क्या है, आप बस इसमें से 2-2 3-3 पॉइंट याद कर लो, और अगर एग्ज़ाम में ना भी लिख पाओ इसे तो मत लिखो व्यापद लक्षण, विस्तृत लक्षण, आप सिर्फ ये लिख देना कि ओज की विकृति होने के मतलब कि ओज क्षय के कारण, ऐसे लिख देना ओज क्षय के लक्षण, तो ये मत लिखना व्यापद विस्तृत, ओज के लक्षण। ठीक है, ओज की कमी होने के लक्षण, ओज क्षय के लक्षण लिख के आपको 2 पॉइंट इसके लिख दिए, जितने भी आपको जो भी चीज़ें याद रहें तो वो सब लिख देना, ऐसे मत करना अगर नहीं याद हो रहा, क्योंकि पेपर में क्या है कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये व्यापद लक्षण में लिखूँ या विस्तृत लक्षण में लिखूँ, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाती है, तो आप आराम से ऐसे लिख देना। अब देखो ओज क्षय के कारण लक्षण, तो ज्ञान इंद्रिय, मोह, चिंता, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, इससे ओज क्षय के लक्षण है। अब देखो ओज क्षय को जानने से मनुष्य भयभीत रहता है, अगर ओज की कमी हो जाए तो मनुष्य क्या रहता है, भयभीत मतलब डरता रहता है, बार बार चिंता करता है, शरीर के वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, बलहीन हो जाता है, और क्रश हो जाता है मतलब कि सूख जाता है। ठीक है, और विकट परिस्थिति में भी घबरा जाता है अगर ओज की कमी आ रही है। देखो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बता रहा है मैंने, शरीर में 2 प्रकार का होता है जो, तो इसमें कौन कौन से, परोज अपरोज, परोज बताया 8 बूंद, जो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अपरोज आधांजलि, ये सर्व शरीर में रहता है, मृत्यु, अगर परोज चला जाता है तो मृत्यु हो जाती है और इसकी कमी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब मैंने चीज़ें बता रखी हैं आपको। अब ओज वृद्धि के लक्षण देखो, मतलब अगर ओज शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा, उसके लक्षण, ओज की वृद्धि होने पर संतोष, जो पुष्टि होती है, बल होता है, बल भी अधिक बढ़ जाता है, तो ओज का बढ़ना अच्छा होता है, बल वगैरह बढ़ जाता है। अब देखो ओज की तुलना किससे की गई है, अब देखो मॉडर्न वाले तो हर चीज़ की तुलना करते हैं, तो इसलिए मॉडर्न में ओज की तुलना किससे की गई है, विटामिन से, एल्बुमिन, ग्लूकोज वगैरह मतलब जो एनर्जी होती है शरीर की, उससे की गई है। इसके बाद देखो MCQ में आ जाता है ये वाला, देखो अष्टांग संग्रहकार ने शुक्र का सार कहा है ओज को। ठीक है, और यहाँ पर देखो अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल बताया है ओज को। ठीक है, ये बात याद रखना।
और ये वाला केवल पैराग्राफ आप रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है ये, कि जो ये आधुनिक के अनुसार बता दिया है। तो जितना मैंने अंडरलाइन करा है केवल उतना ही पढ़ना है आपको, आप रीडिंग कर लेना। अब देखो ओज का बल, ओज एवं बल, तो प्रकृतिस्तु बल, ये वाला श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकृतस्तु बल श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स चैव ओज स्मृता काय स च पापमो दृश्यते। ठीक है, तो ये वाला श्लोक याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है एक तरीके से। ये आपको अष्टांग हृदय में याद करना पड़ेगा, चरक संहिता में भी है ये। देखो, शरीर में विद्यमान जो प्रकृत श्लेष्मा है वही बल है, मतलब जो मैंने अभी जितनी चीज़ें बताई आपको तो उतना ही लिखा है इसमें। जो शरीर में बल है मतलब शरीर की जो जान है उसे ही ओज बोला है, और विकृत अवस्था में होने से से ही इसे मल भी कहा जाता है, मतलब अगर शरीर में दूषित हो जाता है तो इसे ही मल बोला है, और प्राकृत अवस्था में रहने पर इसे कफ ही कहा गया है, और कफ को ही बल कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, और स्पष्ट होता है कि ओज जो है बल को कहा गया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने ओज का दूसरा नाम बल बताया है। अब देखो यहाँ पर ओज बल दोनों एक, यहाँ पर एक ना होकर भिन्न है, क्योंकि ओज को बल का कार्य बताया है। देखो ये बस वही है कि मतलब अलग अलग आचार्यों ने, वो आचार्य चरक थे या आचार्य सुश्रुत है, तो उनका अपना अलग अलग मत होता है। अब देखो आचार्य चरक ने बल के 3 भेद बता दिए हैं कि कौन कौन से बल होते हैं, सहज, कालज, युक्तिकृत। ये तो आपने पढ़ भी लिया होगा शायद अब तक, चरक संहिता में है पूरा अच्छे से वर्णन, चरक संहिता के चैप्टर 11 में। ठीक है, सहज, कालज, युक्तिकृत, ये 3 बल के बारे में बताया। सहज बल क्या होता है, जो शरीर में मतलब कि स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब जो जन्म से ही होता है उसे सहज बोलते हैं। कालज मतलब जो ऋतुएं होती है ना हमारे, आदान काल, विसर्ग काल, जितनी भी ऋतुएं होती हैं तो उसके अनुसार जो बल होता है वो कालज होता है। और युक्तिकृत मतलब जो हमारे खाना वगैरह हम खाते हैं तो युक्ति के अनुसार जो हम अपना बल बढ़ा सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश वगैरह खाकर, तो उसे युक्तिकृत बल कहा जाता है। अब देखो कालज बल उसे कहा था जो ऋतु के अनुसार। देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। और अब इसके बाद देखो व्याधि क्षमता, तो ये एमसीक्यू में आ जाता है टॉपिक कई बार। तो मनुष्य को किसी रोग की विशेष जीवाणु परमाणु से प्रति लड़ने की शक्ति को ही कहा, मतलब ये क्या है, इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इम्यूनिटी को व्याधि क्षमता कहते हैं। ये इम्यूनिटी है, जिस प्रकार व्याधि क्षमता रहता है उसी प्रकार मनुष्य संक्रमण रोग से नहीं होता। अगर देखो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो रोग होगा नहीं। अभी देखो कुछ साल पहले अभी कोविड आया था, तो आपको पता ही है वो तो, कि अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर उससे वायरस जो होगा तो वो हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं डाल सकता। तो जैसी किसी की इम्यूनिटी होती है वैसा ही उसमें बल होता है, और वो रोगों से मुक्त रहता है। तो देखो व्याधि क्षमता को क्या बोला है, इम्यूनिटी, अभी मैंने आपको बताया। और ये 2 तरीके की होती है, नेचुरल, एक्वायर्ड। आपने ये बायोलॉजी 12 चैप्टर जो पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ही अच्छे से इम्यूनिटी चैप्टर है, तो आपने वहाँ पर पढ़ लिया होगा ये सब चीज़ें। तो इम्यूनिटी कौन सी है, नेचुरल और एक्वायर्ड। तो नेचुरल कितनी होगी, ये 3 तरीके की होती है, स्पीशीज, रेशल और इंडिविजुअल, मतलब कि वंशगत, जातिगत और व्यक्तिगत। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो एक्वायर्ड कौन सी होगी, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पर बस चार्ट है ये और कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ चार्ट ही बताया है यहाँ पर। तो आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप मॉडर्न का इम्यूनिटी आपका आ रहा है कोर्स में, क्रिया शरीर में ही, तो उसमें मैं आपको अगर आप चाहोगे तो बता दूंगा मैं, कमेंट करके बता देना अगर कोई भी मॉडर्न से रिलेटेड टॉपिक चाहिए आपको। तो देखो एक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव क्या, ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीज़ और वैक्सीनेशन। ठीक है, ये एक्टिव होते हैं। और पैसिव मतलब जो हम एकदम से दे देते हैं तो वो पैसिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव मतलब वैक्सीनेशन करके जो मनुष्य हमारे शरीर के अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं तो उसे एक्टिव बोलते हैं। अब देखो ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने अपने सारे वीडियोस के जितने भी लेक्चर्स के और प्लेलिस्ट है मेरे, रचना शरीर, क्रिया शरीर, अष्टांग हृदय और संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान, इन सभी के मैंने प्लेलिस्ट में का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।